बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर करने वाले हैं। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए जैसे नीट, जेई और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। First point, to determine the motion of the center of mass of a system, no knowledge of internal forces of the system is required. For this purpose, we need to know only the external forces on the body. बच्चों, किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करने के लिए, पता करने के लिए उस सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम इज रिक्वायर्ड। क्या चाहिए हमें? ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी। बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बस उन्हीं की नॉलेज चाहिए सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करने के लिए, पता करने के लिए। क्यों ऐसा है बच्चों? क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं और सेंटर ऑफ मास की मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे हमने ये मान लिया कि ये कोई बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे, जिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं ना हम, तो अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे और ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। F12 F21, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उनकी सबकी ये इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी। बच्चों, इन सभी पार्टिकल्स पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा, तो इन सभी पार्टिकल्स पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम वो एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास पर, और सेंटर ऑफ मास फिर इस रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करेगा। और सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होगी। अब देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, सेपरेटिंग द मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, that is the translational motion of the system, and motion about, that is relative to center of mass of the system, is a useful technique in dynamics of a system of particles. किसी system of particles की dynamics को समझने की easy टेक्निक, यूजफुल टेक्निक क्या है कि उसकी मोशन को डिवाइड कर लिया जाए। एक मोशन उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन और बाकी उस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन। ठीक है, आगे देखते हैं। One example of this technique is separating the kinetic energy of a system particles K as the kinetic energy of the system about its center of mass K dash and the kinetic energy of the system of center of mass mv square upon 2। बच्चों, एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर किया गया है कि जैसे किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसकी K, तो एक काइनेटिक एनर्जी लेंगे सेंटर ऑफ मास की, एक काइनेटिक एनर्जी लेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम की। एक काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये है K डैश, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ mv स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों कि ऐसे एनर्जी को डिवाइड कर दिया है, एक तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दूसरी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड पॉइंट के बाद बच्चों नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ फॉर फाइनाइट साइज बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ एंड ऑल्सो न्यूटन थर्ड लॉ फॉर द पार्टिकल्स। बच्चों, किसी फाइनाइट साइज की बॉडीज के लिए या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए न्यूटन सेकंड लॉ बेस्ड होता है न्यूटन सेकंड लॉ पर और साथ साथ न्यूटन थर्ड लॉ पर भी। तो बच्चों, जो नेट फोर्स है किसी फाइनाइट साइज की बॉडी पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, तो वो F इज इक्वल टू ma, ये एक्सटर्नल फोर्स इसके और इंटरनल फोर्स इसके सम के इक्वल होती है। तो ये एक्सटर्नल तो फोर्स ma हो गया, ठीक है ना, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये आ गया ma, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। इंटरनल फोर्सेस बच्चों ये हो जाता है जीरो। ये क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाती है उनकी। जो इंटरनल वाला पार्ट है जिसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है वो जीरो हो जाता है और सिर्फ एक्सटर्नल वाला बचता है। यही यहाँ पर इस पॉइंट का
एक्सप्लेनेशन है बच्चों। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जब सेकेंड लॉ अप्लाई किया जाता है फाइनाइट साइज बॉडीज पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, तो वहां पर सेकेंड लॉ के साथ साथ थर्ड लॉ भी होता है, लेकिन थर्ड लॉ में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से जो फोर्स है वो जीरो हो जाती है, तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स सेकेंड लॉ की वजह से ही रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। To establish the time rate of change of total angular momentum of a system of particle is the total external torque in the system. We need not only Newton's second law for particles but also Newton's third law, with provision that forces between any two particles act along the line joining the particles. बच्चों बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl by dt ये किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल। जब हम इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं तो dl dt इज इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल और टॉर्क इंटरनल भी लेते हैं। वी नीड नॉट ओनली न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर पार्टिकल बट ऑल्सो न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम यहाँ पे सेकेंड लॉ भी अप्लाई करते हैं और थर्ड लॉ भी अप्लाई करते हैं। ये टॉर्क हो गया r क्रॉस f, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो r क्रॉस f ये हो गया एक्सटर्नल, r क्रॉस f ये हो गया इंटरनल। अब बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है? विद प्रोविजन दैट फोर्सेस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। अब अगर ये फोर्सेस ऐसे जॉइनिंग लाइन पे एक्ट कर रही हैं, मींस एक फोर्स इधर लग रही है ये F12, दूसरी इधर लग रही है F21, तो उस केस में बच्चों ये जो इंटरनल टॉर्क है ये जीरो हो जाता है, क्योंकि अब इस केस में ये इस सिस्टम को रोटेट नहीं करा पाएगा। रोटेट कराने के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे यही सिस्टम है, ये रहे पार्टिकल्स, तो एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, तो अब ये रोटेट हो जाएगा। इन क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ फोर्सेस इनकी जॉइनिंग लाइन पर लग रही है ना, जॉइनिंग लाइन के अलोंग लग रही है। इसकी ये है एक्शन लाइन, इसकी ये है, इनके बीच में फोर्सेस की जो एक्शन लाइन है उसके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ऐसे में जो टॉर्क है r क्रॉस f इसकी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जब ये एक ही लाइन पर लग रहे होंगे तो इस सिस्टम को रोटेट नहीं करा पाएंगे। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने जैसे कोई पेन या पेंसिल लिया है और आप उसकी लाइन के अलोंग, जैसे ये आपने लिया है कोई पेन या पेंसिल, तो इधर ही इधर फोर्स लगाए जा रहे हैं, इधर ही सरफेस पे, तो क्या इसको रोटेट करा पाएंगे? रोटेट कराने के लिए क्या करना होगा कि एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर, तो ये रोटेट कर जाएगा किसी एक्सिस के अबाउट। तो बस यही पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो हम ये टॉर्क लेते हैं इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टॉर्क होते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल होता है, इंटरनल जीरो हो जाता है जब ये फोर्सेस एक ही जॉइनिंग लाइन पर लग रहे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों, द वैनिशिंग ऑफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एंड the vanishing of total external torque are independent conditions. We can have one without other. In a couple, total external force is zero, but total torque is non-zero. बच्चों टोटल एक्सटर्नल फोर्स का वैनिश होना, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क का वैनिश होना, ये दो इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं, एक दूसरे के बिना भी हो सकती हैं। कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो लेकिन टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो ना हो, एंड वाइस वर्सा कि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। तो इसको समझ लेते हैं। टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिटरमाइंस द लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट लॉ है, मींस v इज इक्वल टू यू। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो या तो रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रांसलेशनल मोशन में या लीनियर मोशन में होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ये मतलब है F एक्सटर्नल जीरो का, इस सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। बट टोटल एक्सटर्नल टॉर्क डिटरमाइंस द रोटेशनल मोशन ऑफ द सिस्टम। टोटल एक्सटर्नल टॉर्क से रोटेशनल मोशन का पता चलता है बच्चों। तो अगर ये जीरो हो जाए, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट हो जाएगा। टॉ इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, dl बाय dt इज इक्वल टू टॉ, और ये टॉ हो गया जीरो, इसका मतलब एल आ गया कांस्टेंट।
तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाता है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाती है। और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि रोटेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितनी एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है उतनी एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करता रहेगा। बच्चों ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है इसकी वजह से रोटेशन स्टार्ट होते हैं, इसकी वजह से रोटेशन रुकते हैं, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि बच्चों स्पेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे रोटेट करते रहते हैं, तो जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तब तक उनके जो ये रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों कि ये दोनों इंडिपेंडेंट कंडीशन है, एक दूसरे के बिना भी हो सकती हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है कपल का। तो जो कपल होता है बच्चों उसमें जीरो टोटल फोर्स होती है लेकिन नॉन जीरो टॉर्क होता है। जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा कि कोई सिस्टम ये हमने दो पार्टिकल का ले लिया है ऐसे, तो इसमें एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है। तो इस केस में एफ एक्सटर्नल ये आ गया जीरो, जो टोटल फोर्स है ये तो जीरो हो गया, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इसमें एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होगा। एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रोटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल जिनमें नेट फोर्स जीरो होता है पर नॉन जीरो टॉर्क होता है और ये रोटेट करते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया किसी कपल का जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है लेकिन टॉर्क जो है नेट एक्सटर्नल टॉर्क वो जीरो नहीं होता। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिस टाइम पर टॉर्क जीरो हो लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो। अगर किसी बॉडी पे बच्चों एक ही फोर्स लग रही हो, जैसे इस पर एक ही फोर्स लग रही है, सपोज इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, या फिर एक से ज्यादा फोर्सेस भी लग रही हैं, तो ये डायरेक्शन है नेट फोर्स की कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो एफ एक्सटर्नल ये हो गया नॉन जीरो। ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये इस तरफ स्लाइड करेगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ ऐसे मूव करेगा लेकिन इसमें रोटेशन नहीं होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्हील है, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिए जाए तो वो एक ही डायरेक्शन में से स्लिप करने लगता है, तो उसमें नेट फोर्स होती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन टॉर्क नहीं होता क्योंकि अब वो रोटेट नहीं कर रहा है। तो रोटेशन नहीं है मतलब टॉर्क नहीं है, नेट टॉर्क जीरो है लेकिन नेट फोर्स है। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट बच्चों, द टोटल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। बच्चों अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर जीरो होता है तो उस कंडीशन में उसका टोटल टॉर्क इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के। मतलब फिर टॉर्क को किसी भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले लें वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया है, सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स। ठीक है, एक ये हमने यहाँ पार्टिकल पर फोर्स इधर ये F1 ये लगा दी, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गई R1। ऐसे ही एक फोर्स इधर ये F2 फोर्स, और इधर मान लेते हैं कि ये है फोर्स इधर F3 फोर्स। ठीक है, अब क्या गिवन है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन है हमें। तो उस कंडीशन में ये टॉर्क ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, ये प्रूव करना है। तो पहले टॉर्क देख लेते हैं कि जैसे ये F1 फोर्स लग रहा है और यहाँ O ओरिजिन है, तो टॉर्क कितना होगा O वाली कंडीशन में। ये टॉर्क O की कंडीशन में ले लेते हैं। नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे हम, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। ठीक है, और भी अगर मान लो पार्टिकल्स हैं ऐसे ही तो आगे तक ये ऐड होता चला जाएगा। अब कर देते हैं ओरिजिन को चेंज। मान लेते हैं कि ये जो O है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बन गया O डैश। अब ये O से O डैश पर शिफ्ट हो गया, तो मान लेते हैं कि हम ये शिफ्ट हुआ है इधर R0। ठीक, ये R1 है। अब O डैश से F1 तक की डिस्टेंस ये हो गई R1 डैश। तो अब यहाँ ये डायरेक्शन हो गई और ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन तो है ही पहले से R1 की। तो यहाँ पर हम वेक्टर का ट्रायंगल लॉ देखें तो R1 इज इक्वल टू R0 प्लस R1 डैश। ठीक, R1 डैश की वैल्यू हो गई R1 माइनस R0।
तो अब नया टॉर्क देख लेते हैं कि अब जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा। तो अब टॉर्क ओ डैश के अबाउट R1 डैश क्रॉस F1 प्लस R2 डैश क्रॉस F2 R3 डैश क्रॉस F3, ऐसे ही और पार्टिकल्स हों तो अब R1 डैश की वैल्यू ये देख रहे हैं हम R1 माइनस आर नॉट, तो R1 माइनस आर नॉट क्रॉस F1 R2 माइनस आर नॉट, यहाँ पे हो गया ये F2, ऐसे ही आगे R3 माइनस आर नॉट और यहाँ पर ये F3, ठीक सब पे ये वेक्टर है। R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3, जो सारी माइनस वाली टर्म्स हैं बच्चों इसमें से ये माइनस आर नॉट कॉमन ले लिया, क्रॉस F1 प्लस F2 प्लस F3, ये आ गया। ये देख सकते हैं ना आप, ये सब आर नॉट कॉमन आके ऐड हो गए और इनकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये टर्म पूरी ही हो गई 0। तो अब यहाँ पे ये जो बचा R1 क्रॉस F1 R2 क्रॉस F2, यही क्या है टॉर्क O, ये जो हमने शुरू में लिया था यही टॉर्क O है। तो टॉर्क O डैश इक्वल आ गया टॉर्क O के। तो प्रूव हो गया इस तरीके से कि ओरिजिन चेंज कर दें अगर हम नेट फोर्स की कंडीशन में तो टॉर्क में कोई चेंज नहीं आता है। ये था बच्चों 6 पॉइंट। अब 7th पॉइंट देखते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ओनली इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। तो बच्चों आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस तो पता ही होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे हमने कोई ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिया है कि इस तरीके से कुछ ये पार्टिकल्स हैं इसमें, तो एक पॉइंट हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं जिसपे कि इसका टोटल मास सपोज किया जा सके कि ये वाले पार्टिकल का मास भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। तो ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसपे कि इस पूरी बॉडी का मास ऐसे सपोज किया जाता है, ये इमेजिनरी पॉइंट होता है, तो ये हो जाता है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ऐसे, तो क्या होता है सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, तो इस पर फोर्स लगी, इस पर भी फोर्स, तो यहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट इमेजिन कर लिया जाता है जिसपे कि अब इसका टोटल वेट कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया जाए कि जितना, जैसे ये है यहाँ पर M1G, यहाँ M2G लग रहा है, M3G ऐसे, M4G M5G इस तरीके से लग रहा है, तो यहाँ पे ये टोटल mg इतना वेट इसका यहाँ एक्ट कर रहा है, जिसमें कि m है सिग्मा m, ठीक है, टोटल मास है ये इसका। तो बच्चों क्या है इस पॉइंट में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तभी कॉन्साइड करेंगे जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होगी, मतलब g की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे g ज्यादा है कहीं पे कम है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पर तो g लग रहा है ये m1 पार्टिकल पर, लेकिन यहाँ पे g डैश लग रहा है, और ये g डैश अगर बड़ा है g से, तो अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिधर की तरफ ज्यादा वेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो फिर ये दोनों कॉन्साइड नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड नहीं करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी तभी कॉन्साइड करते हैं जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो, वेरी ना कर रही हो, अदरवाइज अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये कॉन्साइड नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिधर ज्यादा फील्ड है उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों लास्ट पॉइंट, 8th point. The angular momentum L and the angular velocity omega are not necessarily parallel vector. However, for simple situation discussed in this chapter, when rotation is about fixed axis, which is an axis of symmetry of the rigid body, the relation L is equal to I omega holds good, where I is moment of inertia of the body about the rotation axis. बच्चों इस चैप्टर में हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है। सपोज हमने ये कोई बॉडी ली, ये हमने इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन लिया है, ये सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ये, तो इस फॉर्मूले से बच्चों जो डायरेक्शन L की है वही डायरेक्शन ओमेगा की होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। यहाँ पर इस पॉइंट में क्या दिया हुआ है
कि ये ज़रूरी नहीं है कि L और ओमेगा ये पैरेलल वेक्टर्स हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। लेकिन सिंपल सिचुएशंस में, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिंपल सिचुएशन। तो सिंपल सिचुएशन में हम इन दोनों को पैरेलल लेते हैं। When rotation is about a fixed axis, which is an axis of symmetry of the rigid body. जब रोटेशन किसी ऐसे एक्सिस के, ऐसे फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो रहा है जो उस रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, तो उस केस में बच्चों L इज इक्वल टू आई ओमेगा रिलेशन में L और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। बच्चों L और ओमेगा किस केस में पैरेलल नहीं होंगे, जैसे कोई स्पिनिंग टॉप है, ठीक है ना, तो उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द रिजिड बॉडी ये दोनों डिफरेंट होते हैं, तो तब L और ओमेगा पैरेलल नहीं होंगे। तो बच्चों इस चैप्टर के हमने ये सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।